नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगातार करंट अफेयर्स कराया जा रहा है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जहां तक है संभावना है कि प्रारंभिक परीक्षा फरवरी, लास्ट फरवरी या शुरू के मार्च में आपको आयोजित की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लगातार करंट और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स मैं आपको बता देता हूँ, पीआईबी न्यूज के रहते हैं। आपको खुल के बता रहा हूँ ताकि आप उन्हीं साइडों से भी पढ़ें, ताकि इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि यहाँ से ये सरकारी वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे जनसंपर्क विभाग जनसंपर्क विभाग से देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैनिक भास्कर। यहां से आपको ये प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी चीज देखने को मिलेगा व्यवस्थित तरीके से। तो हम लोग इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इसी तरह। चले, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस मतलब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। याद रखिएगा 17 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 17 अगस्त को याद रखना वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। कुछ दिवस हैं याद रखिएगा जो अगस्त से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे उन दिवसों की हम चर्चा कर लें, जैसे 1 अगस्त को विश्व पर्वतारोहण दिवस मैंने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, विश्व पर्वतारोहण दिवस, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना क्लोप्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस। ये क्लोप्स सिंड्रोम है क्या? ये अनुवांशिक रोग है। क्या है? जेनेटिक डिसीज है, याद रखना, अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है, ये याद रखिएगा, जेनेटिक, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये कैसा है याद रखिएगा, अनुवांशिक रोग है या जेनेटिक रोग है, ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और हम बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ और दिवस है यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जैसे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। ये हिरोशिमा में याद रखना परमाणु हमला हुआ था, जापान में है हिरोशिमा, याद रखना। तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 6 अगस्त को मनाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। जबकि नागासाकी दिवस याद रखना, से नागासाकी और ना से 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो 6 अगस्त को याद रखना हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को याद रखना नागासाकी दिवस, ये याद रखना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ पे और दूसरी चीज यहीं पे आपको ध्यान रखना, जेवेलियन थ्रो दिवस, इसी दिन याद रखना पेरिस ओलंपिक में किसने, याद रखिएगा, पेरिस नहीं, टोक्यो ओलंपिक में किसने वो प्राप्त किया था, ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, याद रखना। पेरिस ओलंपिक में तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको भी, अभी जो ओलंपिक हुआ था ध्यान रखिएगा पेरिस में, उसमें भारत ने 6 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 5 कांस्य प्राप्त किए हैं, ध्यान रखिएगा, 5 कांस्य, ये पूछा जाता है, और 1 रजत। और अगर स्थान की बात किया जाए तो 71वां स्थान पर था भारत। रैंकिंग में अगर बात करें तो 71वां नंबर की रैंकिंग थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 8 अगस्त को याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 8 अगस्त को। अभी मैंने न्यूज में बताया था आपको, ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, याद रखना, कैसे ऐसे बनाओ और ना ऐसे बनाओ, तो आदिवासी दिवस याद रखना। 10 अगस्त को याद रखना विश्व शेर दिवस। चलो कुछ दिवस मैं आपको यहाँ पे जानवरों से संबंधित बताता हूँ।
जैसे अगर आपसे शेर दिवस पूछे, शेर दिवस, शेर दिवस आपसे पूछे तो आपको 10 अगस्त, 10 अगस्त, ठीक है। आपसे हाथी दिवस पूछे, हाथी दिवस अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है हाथी दिवस, याद रखना हाथी दिवस ये 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त ये पूछे। आपसे चीता दिवस पूछे, चीता दिवस, चीता दिवस 22 सितंबर, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, याद रखना गेंडा दिवस, गेंडा दिवस, याद रखिएगा 22 सितंबर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, एक तो हाथी दिवस 12 अगस्त को, चीता दिवस 4 दिसंबर को, गैंडा दिवस याद रखना यहाँ पे 22 सितंबर को, और शेर दिवस याद रखना 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 29 अगस्त को भी याद रख लेना राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मतलब कौन सा राष्ट्रीय खेल, मेजर ध्यानचंद्र के याद में बनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखना 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व जैव ईंधन दिवस, याद रखना कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन ईंधन दिवस मनाया जाता है, याद रखना 10 अगस्त को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। 13 अगस्त को याद रखिएगा विश्व अंगदान दिवस, 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, विश्व अंगदान दिवस। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब, मतलब हु हैज रिसेंटली वोमन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, किसने जीता है, याद रखना मनिका विश्वकर्मा। ये कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं, कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं, याद रखना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, कुछ बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोनिका केजिया सेम्बरिंग, कौन, मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, ध्यान रखिएगा, कौन, याद रखना मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने जीता। दूसरा नाम याद रखना एलिन रेडमा, एलीज रेडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट, याद रखिएगा मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है, ध्यान रखिएगा। किसने जीता, एलीज रेडमा ने, एलीज रेडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है, ये याद रखना। मोनिका केजिया ने सेम्बरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट जीता है, मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट खिताब किसने जीता है, याद रखिएगा ये केजिया सेम्बरिंग ने जीता है, मोनिका केजी ने। एलीज रेडिमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज जीता। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, बेहद इंपॉर्टेंट है, तेस्गो गिलाई, इंपॉर्टेंट, तेस्गो गिलाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली महिला है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली महिला, पहली अश्वेत महिला, याद रखना तेस्गो गिलाई है, याद रखना ये पॉइंट। कैटलीन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता, कौन सा, कैटलीन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। अगर यहाँ पे हम बात करें तो किनको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये याद रखिएगा, स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तेस्गो गिलाई है, कौन सी है, तेस्गो गिलाई है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। कैटलीन सेंड्रा नील, याद रखना मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता, कैटलीन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता।
शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इन सारे बिंदुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन, पहले तो याद रखा वेनेरा डी मिशन किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से संबंधित है वेनेरा डी मिशन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वेनेरा डी मिशन किससे संबंधित है? याद रखिएगा, शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। तो यहां पे याद रखना, रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किसने, कहां पे की है? शुक्र ग्रह पे की है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन, कौन सा? वेनेरा डी। जैसे अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं, जैसे यहाँ पे चंद्रमा के परीक्षण के लिए चंद्रयान भेजा गया था, और आदित्य L1 सूर्य के परीक्षण के लिए भेजा गया था, सूर्य के अध्ययन के लिए याद रखना आदित्य L1 भेजा गया था। इसी तरह लगातार सारी गगनयान याद रखना अंतरिक्ष यान मिशन में गया है। तो उसी तरह ये सारी के सारी मिशन होते रहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज होती रहती है। नासा के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, रूस के द्वारा भेजा जाता है, जापान के द्वारा भेजा जाता है, चाइना के द्वारा भेजा जाता है। ये लगातार भेजे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यह मिशन एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान से लेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, ये मिशन प्रक्षेपण की कब हो सकता है? 2034 और 2036 के बीच होने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप बस इसमें ये याद रखना, वेनेरा डी मिशन किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से। अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी लें तो शुक्र को भोर या सांझ का के तारे के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा, क्योंकि यह आकार, द्रव्यमान और घनत्व में पृथ्वी के समान है। यह आकार, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह के बादल सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से बने होते हैं। किसकी बने होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से बने होते हैं शुक्र ग्रह के बादल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह के बादल सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। यह ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका अर्थ होता है सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है, ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों का होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में 25 पृथ्वी दिनों में करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो शुक्र ग्रह से संबंधित भी थोड़ा सा तथ्य याद रखना, क्योंकि ये न्यूज में है सारी चीजें, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? किस देश ने, याद रखिएगा, किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? याद रखिएगा, मैंने मतलब कुल मिला के रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। किसको? रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, याद रखिएगा। कहाँ पे? चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू, याद रखना, चीन भेज रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन? लान्यू कौन भेज रहा? मानव युक्त, याद रखना, चंद्र लैंडर कौन है? लान्यू कहाँ का है? चीन का है। इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, विश्व खेलों में 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे? चाइना में किया गया। याद रखिएगा, विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे? चाइना में किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? चाइना में। चीन में विश्व खेलों
का 12वें संस्करण का आयोजन किया गया चाइना में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, वहाँ पे टाइफून आता है। दक्षिणी चीन सागर क्या है, क्या वहाँ पे टाइफून आता, टाइफून टाइफून को वहाँ पे कोमे कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन आया था, कोमे आया था। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया। मतलब याद रखना, चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी किया है, याद रखिएगा। चीनी नागरिकों के लिए कौन सा पर्यटक वीजा जारी किसने किया है, याद रखना, भारत ने शुरू किया है। कहाँ के, चीनी की नागरिकों के लिए, कौन से, चीनी नागरिकों के लिए। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया। झांगहेंग, याद रखिए, 102 नामक उपग्रह। अब ये आप मेंस में लिख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास करती है, तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं एक पॉइंट कि भाई चीन जैसी तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये आप बता रहे, झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी है। किसने दस्तक दी है, चीन में एक नए वायरस, याद रखना, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग। तो चीन में एक नए वायरस का क्या नाम है, याद रखना, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। किसने, ह्यूमन मेटान्यूमो ने वायरस ने क्या है, दस्तक दी है, ध्यान रखिए। चीन ने एक नए स्टील फाइटर जेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी। बेहद इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ पे बनाया जा रहा है, चाइना में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जा रहा है। अब ये आपके लिए ब्रह्मपुत्र नदी बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है, ये है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांधों को मंजूरी दी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन, याद रखिएगा, कौन सा, सीन, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है, याद रखना। तो सीन क्या है, एक तरह का, याद रखना, यहाँ का फैशन ब्रांड है। और याद रखना, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है, चाइना ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चीन में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों के HKU5 कोविड-2 नामक नए वायरस की पहचान की। मतलब यहाँ पे कोविड-2 याद रखना है, वो उसका नाम क्या है, HKU5, इंपॉर्टेंट है। ये पहचान की, कोविड वायरस की पहचान की है, कहाँ पे, चाइना में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चीन ने विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू किया। मतलब याद रखना, कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार चाइना क्या कर रही है, काम कर रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है। देखो, अब यहाँ पे आप ये सारे बिंदु ध्यान रखने। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो चाइना के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा जारी कर दिया है, ध्यान रखिएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट याद रखना, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी, ध्यान रखिएगा। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है, ध्यान रखिए। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन, याद रखिएगा, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण भी किया है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये सारे पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया है? याद रखना किस जगह पे किया है, मुंबई पे किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? याद रखिएगा मुंबई में किया गया है। कहां पे? मुंबई में किया गया है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। केंद्रीय मंत्री और उत्तरी मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने मुंबई के निकट कादिम्बनी में माउली नामक पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखना स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? याद रखना मुंबई में किया गया है। ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे। अगर और बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में बनाया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हैदराबाद में भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में बनाया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में पशु स्टेम सेल बायो बैंक बनाया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? याद रखना दिल्ली है। कौन सी? दिल्ली। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में, विधानसभा दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, बेहद इंपॉर्टेंट है, वाराणसी। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन बातों को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना। तो दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कौन सा है? याद रखिएगा वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? ये याद रखिएगा सूरत। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? सूरत, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कौन सी है? याद रखिएगा अमरावती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित कौन है? लखनऊ। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में कौन है नामांकित? याद रखना लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी, याद रखना लखनऊ। इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली नाइट सफारी कौन सी है? लखनऊ। बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने करंट अभी हो चुके हैं इससे संबंधित थोड़ा सा जो वन लाइनर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है, इन बातों को ध्यान। तो भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क, याद रखना दिल्ली। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कौन है? याद रखना दिल्ली। इस बात को आपको ध्यान रखना। देश की पहली सोलर सिटी, याद रखना सांची। देश की पहली सोलर सिटी याद रखना है सांची। और ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना कि देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी याद रखिएगा कोटा है। कौन सा? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी याद रखिएगा कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर, याद रखना इंदौर। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? इंदौर। ये भी आपको ध्यान रखना है। देश की पहली वेटलैंड सिटी कौन सा है? इंदौर और उदयपुर। इंदौर एवं उदयपुर याद रखना। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर प्लस उदयपुर है। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा है? हैदराबाद में है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा है? हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कौन सा है? चेन्नई। ये भी याद रखना। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच कौन सी है? याद रखिएगा चेन्नई। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो
याद रखिएगा कोलकाता में बनाया गया। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो याद रखिएगा कहाँ पे बनाया गया है, कोलकाता में बनाया गया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक याद रखिए हैदराबाद में बनाया जाए। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर याद रखिएगा वाराणसी, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग याद रखिएगा सूरत, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग याद रखिएगा सूरत। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरनेट मेट सिटी याद रखिएगा अमरावती। यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे याद रखिएगा, लखनऊ, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। भारत की पहली नाइट सफारी याद रखना, ये भी पॉइंट आपको याद रखना लखनऊ, ठीक है। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ पे, दिल्ली में बनाया गया। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क याद रखना दिल्ली में बनाया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। देश की पहली सोलर सिटी बेहद इंपॉर्टेंट है सांची। देश की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी को याद रखना कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर, इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं इंदौर, यहाँ पे याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े। किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है याद रखना, मतलब विच एक्वाट क्रिएटेड या एन इंडियन रिकॉर्ड बाई डिविंग टू ए डेप्थ ऑफ 5002 मीटर्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, याद रखिएगा। तो कौन गए हैं याद रखना, जतिंदर पाल सिंह, कौन गए थे, जतिंदर पाल सिंह, इस बात को आपको याद रखना। फ्रांसीसी पनडुब्बी नाटाइल के जरिए याद रखिएगा जतिंदर पाल सिंह 5002 मीटर और की गहराई पर ये गए थे, ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखना, कहाँ के याद रखना, फ्रांसीसी पनडुब्बी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान, बस इनका नाम याद रखना है, किनका नाम याद रखना है, जतिंदर पाल सिंह का नाम याद रखना, और इसमें कुछ भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जतिंदर पाल क्या है, ये है एक तरह के तैराकी, क्या है, एक तरह के तैराकी हैं, और याद रखिएगा ये जतिंदर पाल सिंह भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं, भारतीय नौसेना के कौन है, ये रिटायर्ड कमांडर हैं जतिंदर पाल सिंह, कौन है, भारतीय याद रखना नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अजरबैजान और किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अजरबैजान एंड विच कंट्री सिग्नेड ए हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट एट द व्हाइट हाउस समिट, तक किसने किया है याद रखना, अजरबैजान, और किस देश ने किया है याद रखना, आर्मेनिया देश ने किया है, ठीक है। ये पॉइंट ये एक्चुअली में पश्चिमी अजरबैजान हो गया याद रखना, और यहाँ पे आर्मेनिया, ये क्या है याद रखना, इनके बीच क्या हुआ है, व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। देखो काकेकस क्षेत्र को लेके, काकेकस पर्वत श्रृंखला है याद रखना, ये यूरोप में है, उसी को लेके याद रखना, काकेकस पर्वत श्रृंखला, इसी में एल्ब्रूज है याद रखना, इसकी सर्वोच्च चोटी है, थोड़ा सा ध्यान रखना यूरोप की। तो काकेकस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सफलता में अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे विवादित नगोना काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से चली आ रही दुश्मनी का औपचारिक अंत हो गया, ठीक है। दशकों से जो चली आ रही है दुश्मनी, आपस में इनका लगातार युद्ध होता रहता था अजरबैजान और आर्मेनिया, जैसे कि
अगर वर्तमान में यूक्रेन और रूस की बात कर दें, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की भी बात कर दें, चाइना और ताइवान की बात कर दें, ठीक है ना, तो ये लगातार होती रहती है घटनाएं, ये मतलब आपस में, ठीक है, इन देशों के बीच होती रहती है, ठीक है, सीमा विवाद होता रहता है और भी विवाद होता रहता है। ये चीज़ें देख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना, काकेकस क्षेत्र में किसके किसके बीच याद रखना शांति समझौता हुआ है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखें कुछ चीजें, जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, कौन सा, आइलैंड रिसोर्ट सरसी। देखो मध्य प्रदेश में दो आइलैंड मुख्य रूप से है, एक तो याद रखना हरवंतिया टापू, हनुवंतिया टापू, कौन सा, हनुवंतिया टापू याद रखिए। हनुवंतिया टापू में क्या याद रखेंगे आप, हनुवंतिया टापू में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हनुवंतिया टापू, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हनुवंतिया टापू है कहाँ, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, खंडवा में। और यहाँ पे हर साल क्या मनाया जाता है, जल महोत्सव। खंडवा में कहाँ पे, इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में है, इंदिरा सागर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय के बैक वाटर में है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो इंदिरा सागर जलाशय के याद रखिएगा, बैक वाटर में है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हनुवंतिया टापू। और दूसरा याद रखना सरसी आइलैंड, ये कहाँ, शहडोल, ये कहाँ है, शहडोल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, शहडोल में यहीं पे याद रखना यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, इसलिए शहडोल को यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेनियम सिटी। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बाद में बना है संभाग, संभाग बना है, संभाग है। और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल, शहडोल इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। यहीं पे याद रखना बिराजपुर एक जगह है, कौन सा, बिराजपुर, बिराजपुर याद रखिएगा, कौन सा, बिराजपुर, इसे याद रखना है मिनी ब्राजील कहा जाता है, मिनी ब्राजील, ये शहडोल में है। ये याद रखना यहाँ पे फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, फुटबॉल प्रतियोगिता याद रखना, ठीक है, शहडोल से। ये सारे के सारे पॉइंट आपको, हाँ यहीं से शहडोल में पेशा, शहडोल से ही पेशा एक्ट को लागू किया गया था, अगर याद आ रहा हो, ठीक है, पेशा को लागू किया गया था मध्य प्रदेश में, याद रखना शहडोल से। पेशा कहाँ से लागू हुआ था, शहडोल से लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2022 में लागू किया गया था, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखें यहाँ पे शहडोल जिले में बाणसागर डैम, ये पहले तो याद रखना बाणसागर डैम किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखना बाणसागर डैम एमपी, यूपी और बिहार, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें एमपी 50% इसका यूज करता है, यूपी 25% और बिहार 25%। ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखते चलना। तो शहडोल जिले में बाणसागर डैम है, इसके बैक वाटर पर बना एडवेंचर रिसोर्ट, ये ध्यान रखना है। कर जाएंगे क्या ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलो ये बाणसागर डैम याद रखना देवलाउद में है, देवलाउद। चलो आगे बढ़ते हैं। चीता प्रोजेक्ट के तहत कुनों में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर। देखो अगर हम चीते की बात करें तो भारत में 4 जगह बसाए जा, वैसे तो 2 जगह बसाए गए हैं, 2 और इसके अनुकूल दशाएं हैं। देखो कौन कौन से, एक तो नौरादेही याद रखना, ये सागर के में है नौरादेही,
दूसरा याद रखना बन्नी। अभी इनमें चीता चीता नहीं ले गए हैं, ध्यान रखना, अफ्रीकन चीता, यहाँ पे भी ले जाने की बात चल रही है। आगे देखें, अगर बात करें तो दो जगह लाए जा चुके हैं, एक तो कुनो और दूसरा याद रखना गांधी सागर। गांधी सागर अभयारण्य। कुनो कहाँ आता है याद रखना, श्योपुर। कहाँ आता है, श्योपुर, याद रखना। गांधी सागर कहाँ आता है याद रखिएगा, ये गांधी सागर आता है मंदसौर। कहाँ आता है, मंदसौर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना। राजा भभूत सिंह के नाम पर अभयारण्य का नाम, पचमढ़ी अभयारण्य का नाम याद रखना राजा भभूत सिंह के नाम पर कर दिया गया। तो पचमढ़ी अभयारण्य का नामकरण याद रखना किसके नाम पर किया गया है, राजा भभूत सिंह के नाम पर किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। तो राजा भभूत सिंह के नाम पर याद रखिए क्या कर दिया गया है, पचमढ़ी अभयारण्य का नाम कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या, आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश आयुष विभाग को मिला स्कॉच अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मध्य प्रदेश शासन का है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखना स्कॉच अवार्ड 2025 किसे मिला है, मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को मिला है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंटों का आपको ध्यान। आयुष विभाग के द्वारा क्या क्या होता है, ओपीडी सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, आयुष विभाग के द्वारा किया गया है। दूसरी चीज, आयुष सेवाओं की पहुंच का विस्तार हुआ है, ठीक है, लगातार सुलभ गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई है, ठीक है। 3 चरणों की तकनीकी प्रस्तुतियां हुई है, 2 चरणों की सार्वजनिक डिजिटल बेटिंग, ये लगातार यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चले आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गेम ओवर, ऑनलाइन गेम्स में पैसे गवाकर खुदकुशी कर रहे लोग, अब ऐसा अनर्थ नहीं होगा। स्किल बेस्ड गेम बताकर बेच नहीं सकेगी कंपनियां, याद रखना, बच नहीं सकेगी कंपनियां, या जो वो बेचती हैं प्रोडक्ट तो वो बेच नहीं पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने वाला विधेयक बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया। अब विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग याद रखिएगा, ऑनलाइन यहाँ पे याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमन बिल 2025 पेश करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य मोबाइल ऐप्स के जरिए बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। ये ऑनलाइन गेमिंग के बारे में आपसे अभी जो 2024 का इंटरव्यू चल रहा है उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये आपसे प्रीलिम्स के संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और मेंस के प्रोस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है या निबंध में भी पूछा जा सकता है ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग से बढ़ता अपराध पर एक निबंध लिखिए, समझ रहे हैं ना, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या बोलते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में किशोर युवा ऑनलाइन गेमिंग की चपेट में आ रहे हैं, उनमें अवसाद चिंता बढ़ रही है, निम्न और मध्य वर्ग की युवा का नुकसान उठा रहे हैं, तत्काल प्रभावी कानून बनाने की जरूरत है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। याचिकाकर्ता गॉड ऑफ क्रिकेट तक प्रचार कर रहे हैं, टीवी पर प्रमोशन हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जो संतोष आपको इस कार्य से मिला होगा आप प्राउड फील कर रहे होंगे, हम सभी राज्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं, समझ रहे ना। ये सारी की सारी चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्ती जिंदाबाद, रूस का ट्रंप को 2 टूक जवाब, कहा भारत सबसे प्यारा, समझ रहे हो ना, ये इनकी अलग ही चल रही है खिचड़ी, इनकी अलग ही खिचड़ी चल रही है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका से चलते टैरिफ वार के बीच रूस ने भारत के पक्ष में बड़ा ऐलान किया है। रूस क्या बड़ा ऐलान किया है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी दूतावास में प्रभारी रोमन बाबुस्किन ने कहा कि रूस भारतीय तेल खरीदी को 5% छूट देता है।
रोमन बाबुस्की कहते हैं कि भाई भारतीय तेल खरीदी को कितने परसेंट छूट देगा, 5% छूट देता है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदी समान रखी है, क्योंकि रूस ने तेल आपूर्ति देने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया। हम तेल खरीद पर भारत को 5% और छूट दे सकते हैं, बशर्ते इस पर बातचीत हो। भारत अभी अपनी जरूरत का 40% कच्चा तेल कहां से लेता है, रूस से लेता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये आप मेंस में भी लिखेंगे जब वो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक में है, तेल के आयात निर्यात वाला संबंधित टॉपिक आएगा, तो आप ऐसे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे ज्यादा हम कहाँ से तेल ले रहे हैं, लगभग 40% कच्चा तेल कहाँ से, रूस से ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे भारत अभी रूस को महज 44,000 करोड़ रुपए के उत्पाद निर्यात करता है। कितने करोड़ के उत्पाद को निर्यात करता है, महज 44 करोड़ रुपए के उत्पाद को निर्यात करता है, ध्यान रखें। जबकि 6.25 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान आयात करता है। ठीक है, 44,000 करोड़ रुपए के उत्पाद को निर्यात करता है, आयात कितना करता है, 6.25 लाख करोड़, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा होते हैं, का आयात करता है। निर्यात सालाना 8.4% की दर से बढ़ रहा है। तो निर्यात की बात करें तो देखो, आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम मात्रा में कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, भारत 2047 तक विकसित भारत की लक्ष्य के रूप में आएगा। लेकिन अब लगातार टैरिफ कोई लगा रहा है, जैसे अमेरिका लगा दिया है, अब ये सब बहुत नुकसान पहुंचाएंगी भारत को। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद अयोग्य होंगे मंत्री। ये बहुत खतरनाक बिल है भाई, याद रखना। गंभीर अपराधी के आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले बिल बुधवार को पेश हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच तीनों विधेयक लोकसभा में पेश किए। ध्यान रखना। ठीक है, उन्होंने विधेयकों को विस्तृत अध्ययन के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति इसका क्या अध्ययन करेगा, इसको समझेगा, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, जिसे मंजूरी मिल गई है। बिल पेश होने के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए बिल में आ गए और कुछ सदस्यों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और हंगामों के बीच मार्शलों की सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। ध्यान रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान का 130वां संशोधन बिल 2025, याद रखना, कौन सा संविधान संशोधन बिल, 130वां संशोधन बिल लाया है, याद रखिएगा, कौन सा, 130वां संशोधन बिल लाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे देखो, केजरीवाल ने जेल जाने पर नहीं छोड़ा पद, जमानत के बाद इस्तीफा दे। दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को ईडी ने शराब नीति केस में गिरफ्तार किया और 13 सितंबर 2024 को जमानत मिली और सीएम पदों से 15 सितंबर को इस्तीफा दिया। केस लंबित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, राज्यपाल को वीटो मिला, तो याद रखना यहाँ पे आप वीटो शक्ति यहाँ पे भी देने की बात चल रही, राज्यपाल को ध्यान रखना। अभी तो राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से राय। अभी मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1), बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स, आपको याद रखना। अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी थी कि क्या न्यायालय राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से पास बिलों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। तो ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज। इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति को कि जो राज्यपाल भेजते हैं बिल, उसको 3 महीने के अंदर फैसला लेना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, सहरिया जनजाति क्या विशेष रूप से देश के सबसे वंचित और कमजोर जनजाति समूह में से एक। ठीक है, शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन में पाया गया कि इनको ये अत्यधिक मात्रा में टीबी रोग से प्रभावित हैं। याद रखना, ये टीबी रोग ये कहाँ पे पाए जाते हैं सहरिया लोग, याद रखना,
ये चंबल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब कुल मिला के भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले बेल्ट में, ग्वालियर वाले बेल्ट में, मध्य भारत के क्षेत्र में ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। इनको ये सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है? तपेदिक, मतलब याद रखना टीबी रोग से प्रभावित है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मेगा मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ये धार में करेंगे। कहाँ पे? धार में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये आने यहाँ पे धार में करेंगे पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ। ध्यान रखिए, कौन? मोदी जी करेंगे। कौन? मोदी जी करेंगे। इन बातों को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। अगला प्रश्न देखें। गांधी मेडिकल कॉलेज में भोपाल में होगी एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना। तो एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना कहाँ पे? भोपाल में। याद रखिएगा, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना कहाँ पे की गई है? याद रखना, भोपाल में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल के गांधी महाविद्यालय में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे जो बीमारियां होती हैं उनके लिए प्रदेश अभी तक कोई विशेष केंद्र नहीं था। तो एंडोक्राइनोलॉजी विभाग कहाँ पे स्थापित किया गया? गांधी मेडिकल। पहला मेडिकल कॉलेज याद रखना, गजरा राजे। गजरा राजे। और कौन से मेडिकल कॉलेज में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू किया गया था? जबलपुर मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से शुरू किया गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला देखें, ये तो बता ही चुके थे हम। यहाँ पे देखो, राजस्थान की मणिका के सिर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 25 का ताज। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और तान्या शर्मा प्रथम उपविजेता रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे का देखो, एमपीपीएससी 2025-26 का नवीन बैच प्रारंभ हो गया है। अनुभवी फैकल्टी स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज यहाँ पे आयोजित की जा रही है। कंटिन्यू, यह ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ऐप को भी ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे दिया गया है नंबर, ये संपर्क सूत्र यहाँ पे संपर्क करें। ये इस नंबर पे संपर्क करें और इस संपर्क सूत्र से संपर्क स्थापित करें। ठीक है, और आप लोग बने रहिए। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करें, लाइक्स कर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।